सुप्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, दोस्ती करे या फिर ना। आजकल वो किसी पर आसानी से भरोसा भी नहीं कर पाती थी। सिर्फ दोस्ती मांगी है तुम्हारी, कोई कीमती चीज़ थोड़ी ही मांग ली जो इतना सोच रही हो, समीर ने वैसे ही हाथ बढ़ाए हुए ही कहा। सुप्रिया ने इस बार समीर से हाथ मिला ही लिया। वैसे भी अब समीर उसके लिए उतना भी अनजान नहीं रह गया था। बातों का सिलसिला पहले समीर ने ही शुरू किया। मुझे बचपन से ही कभी किसी भी चीज़ के लिए कोई कमी नहीं हुई। अच्छे स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई पूरी की, महंगी बाइक और पापा की लग्जीरियस कार में घूमता रहा। शायद इसलिए उन लोगों को नहीं समझ पाया जो रियल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि तुम। समीर के कहते ही सुप्रिया खामोश नज़रों से उसे ही देखने लगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझी नहीं, सुप्रिया ने आहिस्ते से कहा। तुमने अपनी स्कूल की फ़ीस पार्ट टाइम जॉब करके ही की है ना? स्कूल के बाद वहाँ रुककर स्टूडेंट ट्यूशन क्लासेस दिया करती थी ना? समीर ने सुप्रिया की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। सुप्रिया ने यह बात आज तक किसी से शेयर नहीं की थी। उसकी चाची जी के स्कूल की फ़ीस न भरने पर वो ये काम करती थी। इसके बारे में उसने सिर्फ अपनी डायरी में ही लिख रखा था। आपने मेरी डायरी पढ़ ली ना? उसने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। देखो प्लीज़, बुरा मत मानना, और जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा था ना, तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे पास महंगी किताबें हैं, बेस्ट कोचिंग है, जिसमें पढ़ने वाले टीचर्स बहुत ही क्वालिफाइड हैं, तब तो मैं टॉप कर जाऊँगा। लेकिन पता है, मैं 2 साल एक भी पेपर नहीं निकाल पाया था, लगातार फेल होता रहा। समीर ने कहते हुए पानी पिया। तो फिर आपने क्या किया? सुप्रिया ने कहा। मैंने हकीकत को समझा और ख्वाबों की दुनिया से निकलकर ये समझा कि मुझे पैसों से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से और अपनी सूझबूझ को काम लेना होगा। मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। मैंने दिल्ली में एक रूम लिया और मेरा क्लासमेट विवान बना। हम दोनों ने बहुत मेहनत की और देखते ही देखते 3 सालों में पेपर क्लियर हो गया, समीर ने कहा। तो सुप्रिया अपनी डायरी की तरफ देखने लगी। लेकिन मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। कुछ भी करने से पहले परमिशन लेनी होती है, और वो मिलेगी भी कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको पता है, मैं 12 सालों के बाद कहीं इंदौर से कहीं बाहर निकल पा रही हूँ, और ये सब स्मिता दी की वजह से हुआ। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं चाची जी के अगेंस्ट भी जा सकूँ, सुप्रिया ने अपनी डायरी को एक कोने में पटकते हुए कहा। समीर ने उसकी डायरी उठाई और सुप्रिया को देते हुए कहा। तो जाओ उनके अगेंस्ट, लड़ो उनकी कड़वी सोच से, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी है, किसी के हुक्म पर जीने की नहीं। हमेशा याद रखना सुप्रिया, हमारे पास एक ज़िंदगी है, तो जो भी करना है इसी में करना होगा। तुम आगे बढ़ के तो देखो, कई हाथ खुद ब खुद तुम्हारा हाथ थामने के लिए तुम्हारे पास आ जाएंगे। सुप्रिया को पहली बार एक ऐसा साथी मिला था जिसकी बातें सुनकर उसके अंतर मन में बहुत सुकून मिल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो बस समीर को सुनती ही जाए। समीर की बातों का असर भी उस पर अब काफ़ी हो रहा था। उसने अपना मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस 51 साल के आदमी से शादी तो हरगिज़ ही नहीं करेगी। थैंक यू समीर जी, पहली बार एक ऐसा शख्स मिला है जिसने मेरे बारे में सोचते हुए बात की है, सुप्रिया ने जैसे ही कहा। समीर कहते हुए रुक गया। कुछ पलों के लिए समीर और सुप्रिया एक दूसरे में खो गए कि तभी विवान ने दोनों के कंधों पर थपथपाते हुए कहा। ओ भाई, कब जग गए तुम दोनों? हमारी सुबह तो अभी हुई है। अगला स्टेशन हरिद्वार है, वहीं से कुछ खाने के लिए ले लेंगे। उसके बाद तो देहरादून पहुंचते ही नंदनी ने हमारे लिए एक बेहतरीन लंच तो करवा के रखवाया ही होगा, मीनू ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। सब देहरादून स्टेशन पहुंच चुके थे। नंदिनी ड्राइवर को सबको रिसीव करने के लिए पहले ही भेज चुकी थी। सब कार में बैठते हुए सीधे नंदिनी के घर पहुंचे। मौसम अभी भी बारिश का ही था। सब जैसे ही नंदिनी के घर पहुंचे हैरान रह गए। नंदिनी का घर किसी महल से कम नहीं था। आलीशान 3 मंजिले का मकान, वो भी माउंटेन फेसिंग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हे माय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम सब? और सुप्रिया तू? ओह माय गॉड, तू 10 क्लास के बाद हमें भूल ही गई थी। न कॉल न मिलना, सारे लिंक ही ख़त्म कर दिए। बड़ी मुश्किल से स्मिता दी का नंबर मिला तो तुझे यहाँ ज़बरदस्ती बुलाया मैंने। भूल गई थी हम सबको, नंदनी सबसे हाथ मिलाते हुए कही।
भूली तो कुछ भी नहीं थी, बस कुछ मजबूरियां थीं जिसकी वजह से बंधी हुई थी, लेकिन आज किसी ने सारे बंधनों से निकलने का रास्ता दिखा दिया। सुप्रिया ने समीर की तरफ देखते हुए कहा। समीर मन ही मन उसको सुन के मुस्कुराने लगा। यह सब विवान नोटिस कर रहा था, लेकिन उसने उस वक्त समीर को कुछ भी नहीं कहा। सब लोगों को नंदिनी ने उनका उनका कमरा दिखाया और सबके साथ लंच भी किया। सब इस कदर थके हुए थे कि कब रात हो गई किसी को पता ही नहीं चला। सुप्रिया के सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके पास कोई मेडिसिन भी नहीं थी। वो अपने रूम से निकलकर नंदिनी को ढूंढने लगी ताकि उससे सिर दर्द की गोली ले सके। वो जैसे ही हॉल में आई तो देखा कि सब साथ मिलकर हल्दी और मेहंदी के फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। विवान, मीनू, सोनू और नंदिनी सब बिजी थे। सुप्रिया को किसी को भी डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। वो जैसे ही अपने रूम में वापस जा रही थी कि तभी समीर की नज़र सुप्रिया पर गई। वो भागते हुए उसके पास आया। हे सुप्रिया, शुक्र है तुम टाइम पर उठ गई। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, फंक्शन शुरू हो गया है। और कितनी थक गई थी कि इतनी देर तक सोती रह गई, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समीर जी, पता नहीं बहुत ज़ोरों से सिर दर्द हो रहा है, इसलिए बाहर नहीं आई। आप सब एंजॉय करिए, वैसे भी कल शादी है, उसमें एंजॉय कर लूँगी। सुप्रिया कहकर जैसे ही जा रही थी कि तभी समीर ने उसे रोक दिया। कहीं बुखार तो नहीं है, दिखाओ जरा। समीर ने कहते हुए उसका माथा देखा। उसकी नज़र उसके हाथ पर लगे चोट पर गई। ये कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं है, वो खाना बनाते वक्त जल गया था, ठीक हो जाएगा, मुझे आदत है इन सब चीज़ों की। सुप्रिया कहते हुए अपने रूम में चली गई। सुप्रिया अपने रूम की खिड़की दरवाजे बंद करके लाइट्स ऑफ करके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर की गाने की आवाज़ों से उसे नींद तो आना दूर, उसका सिर का दर्द और भी बढ़ गया था। अचानक ही कोई उसका डोर नॉक करने लगा। उसने दरवाज़ा खोला तो एक महिला सामने खड़ी थी। जी आंटी, आप कौन? माफ़ करिएगा, मैंने पहचाना नहीं, सुप्रिया ने कहा। हाँ तो शादी ब्याह में ही तो मौका मिलता है जान पहचान बढ़ाने का। मैं नंदिनी की बुआ हूँ, बुआ जी ने कहा। ओह अच्छा, नमस्ते बुआ जी, सुप्रिया ने कहते हुए उनके पैर छू लिए। बेटा, अगर सिर में दर्द था तो बताना चाहिए था ना। चल मेरे साथ, तेरे सर की सरसों के तेल की मालिश कर देती हूँ, एकदम ठीक हो जाएगा। बुआ जी ने सुप्रिया को नीचे बैठाया और ख़ुद उसके पीछे चेयर पर बैठकर उसकी मालिश करने लगीं। पर बुआ जी, आपको किसने बताया कि मेरे सिर में दर्द है? सुप्रिया ने आश्चर्य से पूछा। वही आसमानी कुर्ते वाले लड़के ने, जो तुम सबके साथ आया है, बुआ जी कह ही रही थी कि सुप्रिया बोल पड़ी। समीर जी? हाँ समीर, उसे बड़ी फिक्र हो रही है तेरी, उसी ने बताया और मुझे यहाँ भेजा। और हाँ बेटा, तेरे हाथों में जल गया था ना, उसने उसके लिए ऑइलमेंट भी भेजा है, लगा के ही सोना, बुआ जी ने कहा और उसके सिर की मालिश करने लगी। सुप्रिया मन ही मन समीर को दरवाजे से दूर से ही देखने लगी। समीर सबके साथ डांस करने में बिजी था। सुप्रिया हंस पड़ी। क्या बात है बेटा, कहीं गुदगुदी तो नहीं हो रही? बुआ जी भी हंसते हुए ही कही। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे बुआ जी, यहाँ की हवा कितनी शुद्ध है ना, और यहाँ के लोग, वो भी कितने मिलनसार हैं। देहरादून छोटा है पर कितना सुकून है यहाँ। और एक हमारे बड़े बड़े शहर हैं, किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है, सुप्रिया खिड़की के बाहर देखते हुए कही। हाँ बेटा जी, हम छोटे शहर के लोगों में ना एक दूसरे के लिए बड़ा लगाव होता है। किसी भी तरह की परिस्थिति में हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, इंसानियत को हमेशा जगाए रखते हैं, बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। काश बुआ जी, इंसानियत शब्द का मतलब मेरी चाची जी भी समझ पाती, सुप्रिया मन ही मन कही। सिर की इतनी अच्छी मालिश करवाने के बाद सुप्रिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आ गई और उसका सिर का दर्द भी काफ़ी कम हो चुका था। सारे फंक्शंस ख़त्म हो जाने के बाद समीर सुप्रिया के रूम के पास आकर उसका दरवाज़ा धीरे से खोलकर उसको एक नज़र देखा और फिर वहाँ से अपने रूम में जाने लगा कि तभी सामने विवान खड़ा मिला। क्यों भाई, बड़ा याराना लग रहा है, सुप्रिया से विवान ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बस देखने गया था उसे, समीर ने अपनी सफाई देते हुए कहा। ठीक तो मुझे तू भी नहीं लग रहा है, हो ना हो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो,
कहीं प्यार का चक्कर तो नहीं है? विवान ने हंसते हुए कहा। धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो फालतू का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। चल अब चल के सोते हैं, बहुत रात हो गई है। समीर विवान को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके और सुप्रिया के बीच में कुछ नहीं है, पर उसके मन का एक कोना कह रहा था कि काश जो विवान कह रहा है वो सच हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह कोयल की मधुर आवाज़ सुप्रिया के कानों में गूंजी तो उसकी नींद खुल गई। वो अपने बिस्तर से उठते हुए खिड़की खोली। बारिश रुक चुकी थी और हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। बादलों के बीच में सूरज भी झांक रहा था, जिसकी किरणें ज़्यादा गर्म महसूस नहीं हो रही थीं। नन्ही का शादी का दिन था और उसके लिए सारी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थीं। सुप्रिया ने ध्यान से देखा कि नन्ही के चाचा जी ने समीर को भी काम पर लगा दिया था। उसे फलों की टोकरियां पकड़ाई हुई थीं, जो दिखने में काफ़ी भारी लग रही थीं। वेल्डन समीर जी, आपको भी आपका मनपसंद काम मिल ही गया। सुप्रिया खिड़की से समीर को हंसते हुए कही। चिंता मत करो, तुम्हें भी बुआ जी से कहकर तुम्हारा मनपसंद काम पर लगवाता हूँ। पहले ये भारी भरकम टोकरी को तो रख आऊँ। समीर ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी का घर है, मैं हाथ लगा ही दूंगी। सुप्रिया फिर से हंसते हुए अंदर आकर बाथरूम चली गई। फ्रेश होने के बाद सुप्रिया जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। बुआ जी उसको आवाज़ लगाने लगीं तो सुप्रिया बिना बाल सुखाए ही रूम के बाहर चली गई। बुआ जी उसे किचन में बुला रही थीं। सुप्रिया दौड़ते हुए किचन में आई। क्या हुआ बुआ जी? सुप्रिया ने कहा। अरे बेटा, ये हमारा हलवाई पता नहीं चीनी का डब्बा कहाँ रख दिया। प्रसाद के लिए लड्डू बनाने हैं, सुबह पूजा के लिए। पंडित जी कभी भी आते होंगे, ऊपर से शाम को शादी भी है, कितने काम हैं। ज़रा डब्बा ढूंढने में मेरी मदद कर दो ना, बुआ जी ने बेसन बाउल में निकालते हुए कहा। बुआ जी आप चिंता मत करिए, मैं अभी हलवाई से चीनी लेकर आती हूँ और मैं ही लड्डू भी बना दूँगी, बिल्कुल इंदौरी स्टाइल में। आप जाकर नन्ही की मम्मी जी के साथ पूजा की तैयारियां देखिए। सुप्रिया ने बेसन का बाउल अपनी तरफ खींचते हुए कहा। बड़ी प्यारी बच्ची हो तुम। चलो ठीक है, जब बन जाए तो मुझे बता देना, और कुछ ज़रूरत पड़े तो बताना, बुआ जी कहते हुए वहाँ से चली गईं। सुप्रिया घर के पीछे की तरफ हलवाई के पास गई और चीनी लेकर जैसे ही वापस आ रही थी कि तभी वो समीर से टकरा गई। समीर के हाथ में फूलों की माला थी और सीधे सुप्रिया के ऊपर जा गिरी, और सुप्रिया के गीले बाल सीधे समीर के चेहरे से लड़ पड़े। क्या समीर जी, ध्यान कहाँ है आपका? अभी सारी चीनी गिर जाती मेरी, सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, वो देखा ही नहीं, समीर लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, वैसे थैंक यू, मैं जानती हूँ कल बुआ जी को आपने ही भेजा था। अब मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक है, सुप्रिया ने कहा तो समीर ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। समीर पूरा मॉडर्न था, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रिया की सादगी उसे भा रही थी। वो उसकी तरफ खिंचा सा चला जा रहा था। सुप्रिया जल्दी से किचन में आई और लड्डू बनाने लगी। समीर एक कोने में दरवाजे पर उसे ही देख रहा था। सुप्रिया के भीगे हुए बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान हो रही थी। समीर एकदम से किचन के अंदर आया और कहा, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारे बालों को ठीक कर दूं? नहीं, वो अभी गीले हैं ना, इसलिए एक बार सूख जाएंगे तो बांध लूँगी, सुप्रिया ने बेसन का पेस्ट बनाते हुए कहा। पर तुम्हें परेशानी हो रही है, समीर ने भोलेपन से कहा। जिस मासूमियत से समीर ने कहा तो सुप्रिया भी मना नहीं कर पाई। उसने कहा, अच्छा ठीक है, कर दीजिए। समीर ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा। अगर तुम्हें और कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ। हाँ, हेल्प तो चाहिए। एक काम करिए, कढ़ाई में तेल गरम करिए और एक तरफ एक तार की चाशनी बनाइए और जल्दी जल्दी ये बूंदी छानते जाइए, सुप्रिया ने इतना जल्दी में बोला कि समीर घबरा गया। सुप्रिया, ये सब तो मुझसे नहीं होगा, मैं तो किचन में शायद ही कभी गया हूँ, हमारा शेफ ही सारा खाना बनाता है, समीर फिर से उतने ही भोलेपन से कहा। समीर जी, मैं मजाक कर रही थी, मैं आपसे बूंदी नहीं छनवाऊँगी, इसलिए आप चिंता मत करिए, सुप्रिया ने हंसते हुए कहा। चलो अच्छा है बच गया मैं ज़रा नन्ही के चाचा जी को देख कर आता हूँ, कहीं कुछ काम होगा तो। समीर भागते हुए बाहर गया। सुप्रिया हंसते हुए मन में कही, समीर जी, आप में ना एक बच्चा छुपा हुआ है,
बहुत क्यूट हैं आप। दोपहर में पंडित जी आ चुके थे। उन्होंने पूजा करवाई और सुप्रिया के ही बनाए हुए लड्डुओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया। पूजा खत्म होने के बाद जब सबको वो लड्डू दिए गए तो सबको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। वाह, क्या लाजवाब स्वाद है, किसने बनाया है ये? नंदी जी की माँ सरिता जी ने कहा। सुप्रिया ने, आंटी जी, वो कुकिंग में एक्सपर्ट है, मैंने टेस्ट किया है, समीर कहते हुए रुक गया। सुप्रिया समीर की तरफ इशारा करके ना में सिर हिला रही थी। तूने कब सुप्रिया के बनाए हुए लड्डू टेस्ट किए हैं भाई? विवान ने शरारत से कहा। बेचारा समीर फंस गया। अब कैसे बताता कि वो सुप्रिया से पहले ही मिल चुका है, वो भी रिश्ता दिखाने के सिलसिले में। मेरा मतलब, मैंने टेस्ट किए हैं इंदौरी लड्डू, स्वाद में काफ़ी अच्छे होते हैं, समीर ने बात घुमाते हुए कहा। हाँ, टेस्टी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नंदनी ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सब बिजी हो गए। शाम को शादी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था। सुप्रिया अपने रूम में आई तो देखा कि मीनू और सोनू वहीं थी। वो उसके बैग में रखा हुआ कुर्ता और जीन्स को देख रही थी। सुप्रिया जैसे ही अंदर आई, वो दोनों उसे खींचते हुए सोफे पर बैठा दी। कितना सुंदर है ये, सुप्रिया किसने दिया? सोनू ने कुर्ता हाथ में लेते हुए कहा। स्मिता दीदी ने, मेरी कज़न है, सुप्रिया ने कहा। तो पहना क्यों नहीं? कितनी सुंदर लगेगी तू इसमें। एक काम कर, हम तो देहरादून मार्केट घूम आए, अगर तुझे मौका मिले तो तू भी जाना और यही पहन के जाना, मीनू ने कहा। लेकिन मैंने सूट के अलावा कुछ भी नहीं पहना, वो तो उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया था, सुप्रिया ने कहा। अरे तो अब ट्राई करना, ट्रस्ट मी, बहुत ही सुंदर लगेगी, मीनू ने कहा। तो सोनू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि इतने में नंदनी के रूम से उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों उसके रूम में गईं। क्या हुआ नंदनी, क्यों चिल्लाई? सुप्रिया ने घबराते हुए कहा। यार देखना, मेरे लहंगा फिट नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूँगी? मेकअप वाली भी आने वाली होगी, टेलर के पास जाकर फिट करवाने का टाइम भी नहीं है, नंदनी कहते हुए पूरी तरह से परेशान हो गई। बस इतनी सी बात, मैं चली जाती हूँ ना, सुप्रिया ने कहा, और इसी बहाने वो कुर्ता और जीन्स भी ट्राई करने का मौका मिल जाएगा तुझे, मीनू ने फुसफुसाते हुए सुप्रिया के कानों में कहा। क्या तुम दोनों भी चुप करो, सुप्रिया ने भी फुसफुसाते हुए कहा। पर तुझे भी तो तैयार होना होगा, कैसे जाएगी? अब सब कुछ खत्म, नंदी ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। परेशान मत होना, और वैसे भी मैं थोड़ी ही दुल्हन हूँ कि लेट तैयार होकर आऊँगी तो मेरा दूल्हा भाग जाएगा, मैं चली जाऊँगी, सुप्रिया ने कहा। थैंक्स यार, बाहर ना रामू भैया होंगे, हमारे ड्राइवर हैं, वो जानते हैं टेलर को, तो उनके साथ कार से चली जा, कहना मैंने कहा है, नंदी ने सुप्रिया को गले लगाते हुए कहा। सुप्रिया अपने कमरे में जल्दी से आई और ड्रेस बदलने के लिए बैग में से दूसरा सूट निकाला कि तभी उसका ध्यान सामने रखे कुर्ते पर गया। कुर्ता था तो वाकई में बहुत सुंदर। मीनू और सोनू तो उसे वो पहनने के लिए बोल ही थी। साथ ही उसे समीर की भी कही हुई बात याद आ गई। हमारे पास एक ही ज़िंदगी है और जो भी करना है इसी ज़िंदगी में करना होगा। सुप्रिया ने कुर्ता और जीन्स लिया और बाथरूम में बदलने चली गई। जब वो बदलकर बाथरूम से बाहर आई तो खुद ही देखकर हैरान रह गई। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसने अपने आप को शायद ही कभी इस रूप में देखा हो। पिंक कुर्ता, ब्लैक जीन्स में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो खुद को ही शीशे में देखते हुए मुस्कुराने लगी। सुप्रिया तेज कदमों से लहंगा लेते हुए घर की पार्किंग एरिया में आई तो देखा कि वहाँ कोई भी कार मौजूद नहीं थी। उसने नंदनी के चाचा जी को देखते हुए आवाज़ लगाई। हाँ बेटा, क्या हुआ? नंदनी के चाचा जी ने सुप्रिया के पास आते हुए कहा। रामू भैया कहाँ हैं? लहंगा फिटिंग करवाना है नंदनी का, सुप्रिया ने लहंगा दिखाते हुए कहा। ओहो, ड्राइवर तो एक मेहमान को रिसीव करने गया है। हाँ, बाइक खाली है, रुको मैं समीर को भेज देता हूँ तुम्हारे साथ, चाचा जी ने कहते हुए समीर को कॉल लगा दिया। समीर बाहर आया तो चाचा जी ने उसे सुप्रिया के साथ जाने को कहा। समीर ने सुप्रिया को देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि बाकी दिनों से अलग जो लग रही थी वो। कुर्ता और जीन्स को पहना हुआ था उसने। चाचा जी, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी, खामखा परेशान क्यों हो रहे हैं, सुप्रिया ने कहा तो समीर कह पड़ा। परेशानी की कोई बात नहीं है इसमें, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ।
हाँ, सही कह रहा है समीर। वैसे भी यहाँ की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। ज़्यादा हुई तो रिक्शा आसानी से नहीं मिलेगा। ओम टेलर्स की दुकान फेमस है, मेन मार्केट में है, एंटर करते ही मिल जाएगा। चाचा जी मुस्कुराते हुए समीर को बाइक की चाबी दे दिए। समीर बाइक स्टार्ट करके मेन गेट पर लाया। सुप्रिया को संकोच हो रहा था और डर भी लग रहा था। अरे बैठो, देर हो रहा है। क्या सोचने लगी? समीर ने इशारा करते हुए पूछा। आपको बाइक तो चलानी आती है ना? सुप्रिया के कहते ही समीर उसे देखता ही रह गया। समीर, मैं बहुत अच्छी बाइक चलाता हूँ, तुम मुझे जज कर रही हो? समीर ने कहा तो सुप्रिया शांत हो गई। नहीं, वो मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ना कभी बाइक पर बैठी नहीं, इसलिए प्लीज़ थोड़ा आराम से चलाइएगा। सुप्रिया ने सर झुकाए हुए कहा। तुम चिंता मत करो, बैठो और दोनों हाथों से मेरे कंधे को कसकर पकड़ लो। समीर के कहने पर सुप्रिया ने वैसा ही किया। धीरे धीरे समीर ड्राइव करते हुए सुप्रिया को मेन मार्केट में ले आया। सुप्रिया समीर के साथ काफ़ी कंफर्टेबल थी। समीर ने बाइक पार्क की और साइड में लगा दी। दोनों टेलर के पास आए। भैया, नन्ही का लहंगा है, प्लीज़ जल्दी फिटिंग करिए, अगले 4 घंटों में शादी है। सुप्रिया ने लहंगा देते हुए कहा। टेलर ने लहंगा को पूरी तरह से देखा और कहा, दीदी जी, आधा घंटा तो लगेगा इसे ठीक करने में। आधा घंटा? बाप रे! सुप्रिया ने समीर की तरफ देखते हुए कहा। डोंट वरी, लेट्स हैव ए कॉफ़ी, तब तक ये फिटिंग का काम भी हो जाएगा। समीर ने सामने कैफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, वैसे चाय भी चल सकती है, गर्मा गर्म समोसे के साथ। इट्स नॉट इट, सुप्रिया ने टी शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। समीर हंसने लगा। जो हुक्म मैडम। दोनों बेंच पर बैठ गए और चाय और समोसों के मज़े लेने लगे। उसी बीच उन्होंने एक दूसरे से इतनी बातें की जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। आधा घंटा तो दूर, अब 1 घंटा होने को आ गया था। किसी के आसपास न होने के कारण वो दोनों काफ़ी खुलकर बातें कर रहे थे। सामने से टेलर खुद ही चलकर उन दोनों के पास आ गया। दीदी जी, 1 घंटा हो गया है, कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ। हो गया है लहंगा फिट। ओह सॉरी भैया, ध्यान नहीं दिया, सुप्रिया ने कहा तो। समीर ने तुरंत उसके आगे कहा। आपके शहर के चाय और समोसों में कहीं खो गए थे। सुप्रिया और समीर दोनों ही एक साथ हंस पड़े। शायद बरसाती मौसम की चाय के साथ एक रिश्ते की शुरुआत भी हो चली थी। सच्ची मोहब्बत का एहसास जब होता है तो पूरी दुनिया ही खुशनुमा लगने लगती है। सुप्रिया को सीधी सादी मॉडर्न सोसाइटी में अपने फ्रेंड सर्कल में फिट ना होने वाली लड़की जो समीर समझ रहा था, उसे उसी लड़की से अब प्यार हो चला था। समीर समझ चुका था कि उसने सुप्रिया को पहचानने में गलती कर दी थी। उसे समझ में आ गया था कि सुप्रिया हर तरह से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए एक परफेक्ट लड़की है। लेकिन जनाब, मोहब्बत को बयान करना इतना आसान कहाँ होता है, और इसी वजह से समीर घबरा रहा था। समीर अपने रूम में बैठे हुए सोच ही रहा था कि इतने में उसकी माँ नेहा जी का कॉल आ गया। नेहा जी। समीर, ये सब क्या है? तू तो वहाँ मज़े कर रहा है अपनी दोस्त की शादी में, और परेशान हम हो रहे हैं यहाँ। समीर, पर हुआ क्या है माँ? नेहा जी, सुप्रिया के घर वालों को कुछ तो जवाब देना होगा ना। सुप्रिया के जीजा सुरेश का कॉल आया था। उन्होंने सीधा सीधा तो नहीं कहा, लेकिन जानना तो चाहते होंगे ना कि हमारी तरफ से हाँ है कि ना। मुझे तो लड़की पसंद थी, पर अब जब तुझे नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। समीर कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर सोचा कि यही सबसे सही तरीका होगा, क्योंकि अब वो सुप्रिया को लेकर श्योर हो चुका था। नेहा जी, कहाँ चला गया समीर? फ़ोन पर है कि नहीं? समीर, माँ मेरी हाँ है, मैं सुप्रिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नेहा जी, ये बात समीर के मुंह से सुनकर मानो खुशी से झूम ही उठी हो। नेहा जी, शुक्र है तुझे समझ में तो आया कि सुप्रिया तेरे लायक है। बहुत अच्छी लड़की है बेटा, तू खुश रहेगा उसके साथ। सही फैसला लिया है तूने। समीर, हाँ माँ, बस ये फैसला लेने में थोड़ी देर हो गई, पर कोई नहीं। नेहा जी, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ रिश्ता आगे बढ़ाने की, बाद में बात करते हैं। समीर मोबाइल टेबल पर रखते हुए बालकनी पर आ गया। सामने सुप्रिया, नंदिनी, सोनू, मीनू और बाकी घर के सदस्यों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। सुप्रिया ने थोड़े ही दिनों में सबको अपना सा बना लिया था, और बुआ जी की तो चहेती हो चुकी थी सुप्रिया।
ये सफ़र ख़त्म होने से पहले ही मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में सब सच बता दूंगा सुप्रिया, क्योंकि मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा है, समीर ने अपने मन में ही कहा। रात हो चुकी थी, शादी का समय हो रहा था। नन्ही और उसका होने वाला दूल्हा संदीप मंडप में बैठे हुए थे। थोड़ी देर पंडित जी के मंत्र चलने के बाद देखते ही देखते अग्नि के सामने वो दोनों 7 फेरे लेने लगे और सब उन दोनों पर फूल बरसाने लगे। यह एहसास कितना खास होता होगा ना, जब आप अपने चुने हुए जीवन साथी के साथ शादी कर रहे होते हैं, सुप्रिया ने नन्ही और संदीप को देखते हुए कहा। तुम अपने जीवन साथी में क्या देखोगी सुप्रिया, समीर ने कहा तो सुप्रिया शांत हो गई। मुझे शादी थोड़ी ही करनी है, सुप्रिया ने थोड़ा उदास होकर कहा। लेकिन एक ना एक दिन तो करोगी ही, बताओ ना, समीर ने इस बार थोड़ा जिद करते हुए कहा। सुप्रिया को न जाने क्यों समीर की बातों से गुस्सा आ गया। उसने समीर को घूरा और वहाँ से जाने लगी। समीर को कुछ समझ में नहीं आया और वो भी उसके पीछे पीछे आने लगा। वो दोनों घर के बाहर मेन रोड पर आ गए। दूर दूर तक कोई नहीं था, सब अंदर थे। क्या हुआ सुप्रिया, तुम नाराज़ क्यों हो रही हो, समीर ने कहा तो सुप्रिया मुड़कर उसे देखने लगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, नहीं चाहिए मुझे कोई जीवन साथी। सुप्रिया के कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम, अपनी चाची से मत डरो, मैं तुम्हारा साथ। समीर जैसे ही आगे अपनी फीलिंग्स कहने ही वाला था कि इतने में सुप्रिया का मोबाइल रिंग होने लगा। सुप्रिया ने खुद को संभाला और कॉल उठाया। कॉल स्मिता का था। सुप्रिया, समीर के पापा का फ़ोन आया था। समीर की तरफ से हाँ है। स्मिता के मुंह से ये सुनते ही सुप्रिया चौंक गई। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। समीर जी, आपने शादी के लिए हाँ कर दी, किससे पूछकर? मुझे लगा था पहली बार मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है, उसने भी मुझे झूठ बोला, सुप्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पहले मैं तुम्हारे लिए श्योर नहीं था, पर अब मैं हूँ। मेरा इरादा गलत नहीं है सुप्रिया, समीर ने समझाने की कोशिश की। समीर जी, ये प्यार नहीं, मेरे लिए आपके मन में दया है और मुझे किसी की दया पर नहीं जीना है, सुप्रिया ने रोते हुए कहा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हुआ है सुप्रिया, कोई दया नहीं है, समीर ने आहिस्ता से कहा। प्यार करते हैं मुझसे, जानते भी हैं मेरे बारे में, जानते हैं आप मेरे काले सच के बारे में। अरे जानोगे तो आप क्या, कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, सुप्रिया ने समीर का कॉलर पकड़ते हुए कहा और उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। समीर ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए फुटपाथ पर बने बेंच पर बैठा दिया। सुप्रिया, जो मन में है कहो। समीर जी, जब पापा मम्मी मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो शुरू शुरू में चाचा जी और चाची जी मुझे बहुत प्यार से रखते थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सब सिर्फ एक दिखावा था। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपना असली चेहरा मुझे दिखा दिया। ताने सुनना, बिना गलती के डांट खाना, हर वक्त जलील होना, इन सब चीज़ों से मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने ये ज़िंदगी छोड़ने का मन बना लिया था। मैं एक दिन रात में निकलकर डैम की तरफ जाकर नदी में कूद गई थी, लेकिन हमारे एक जान पहचान वाले अंकल ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे किसी तरह बचा लिया। मैं तो मरने में भी फेल हो गई। अगले दिन जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे पेट की तरफ बहुत ही गंभीर चोट लगी हुई थी। पता चला कि इस चोट के कारण अब मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊँगी, सुप्रिया ने अतीत के पन्ने खोलते हुए कहा। क्या? समीर हैरान था। हाँ समीर जी, मैं एक अनाथ तो थी ही, और उस हादसे के बाद मैं पूरी तरह से ही अनाथ हो गई। चाची जी मुझे ही कोसती हैं, मुझे ही अपशगुनी, अभाग्य और न जाने क्या क्या कहती हैं। आज भी वो ताने मुझे चुभते हैं। इन सब चीज़ों के बाद आपको लगता है कि मैं किसी से शादी कर पाऊँगी या मुझसे कोई शादी करेगा? अरे अब तो आप भी नहीं कर पाएंगे, सुप्रिया कहते हुए घर के अंदर गई और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। समीर वहीं खड़े नीचे से उसके रूम की तरफ देख रहा था। सुप्रिया की ज़िंदगी में बहुत दर्द था, लेकिन उसने कुछ ऐसा भी फेस किया होगा, ये तो समीर ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह हो चुकी थी और नन्ही की विदाई का भी समय हो चला था। सब घर वालों की आंखों में आंसू थे। सुप्रिया की आंखों में भी आंसू थे, नन्ही के जाने के कारण और उसके खुद के दुख के कारण भी।
एक कोने में समीर खड़ा हुआ सुप्रिया को ही देख रहा था। वो अच्छे तरीके से महसूस कर रहा था कि इस वक्त सुप्रिया पर क्या बीत रही थी। थोड़ी देर बाद नंदनी घर से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद इतने दिनों से शोर शराबे वाला घर सन्नाटे से छा चुका था। दोपहर तक सारे मेहमान भी जा चुके थे। अब बस कुछ ही मेहमान रह गए थे। सुप्रिया, समीर, विवान और मीनू सोनू भी कुछ ही देर में निकलने वाले थे। बुआ जी सुप्रिया के रूम में आईं और उसके बैग में एक मिठाई का डब्बा और एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी डाल दी। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी बुआ जी? सुप्रिया ने बैग पैक करते हुए कहा। क्यों, साड़ी नहीं पहनती क्या बेटा? बुआ जी ने बैठते हुए कहा। नहीं, ज़्यादातर तो सूट ही डालती हूँ, सुप्रिया ने जवाब दिया। तो आदत डाल ले, शादी के बाद तो साड़ी सब लड़कियाँ पहनती ही हैं, बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई तो कभी नहीं हो सकता है बुआ जी, सुप्रिया ने मन ही मन कहा। बेटा सदा खुश रहो, भगवान करे तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ तुम हमेशा खुश रहो, बुआ जी ने सुप्रिया को आशीर्वाद देते हुए कहा। चलती हूँ बुआ जी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे याद आएगी आप सबकी, सुप्रिया गले लगते हुए उनसे अलविदा ली और बाहर आकर टैक्सी में बैठ गई। कुछ ही देर में सब ट्रेन में चढ़ चुके थे। ट्रेन देहरादून स्टेशन बहुत पीछे ही छोड़ चुकी थी और तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। समीर की नज़रें सुप्रिया पर ही थीं, पर सुप्रिया की नज़रें खिड़की से बाहर ही टिकी हुई थीं। उसने एक बार भी पलटकर समीर की तरफ नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद जब समीर सुप्रिया से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा तो सुप्रिया ने तुरंत ही पीछे हटते हुए कहा, समीर जी आप चिंता मत करिए, मैं इस रिश्ते के लिए खुद से ही ना कह दूंगी। सुप्रिया उठकर ऊपर वाले बर्थ पर जाकर सो गई। देखते ही देखते रात भी हो गई और अगला दिन एक नए सूरज के साथ शुरू हो गया। ट्रेन समय से उज्जैन जंक्शन पर आ चुकी थी। सुप्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पर्सनल डायरी उसकी बगल में पड़ी हुई है। उसने उसे उठाया तो उसमें से पेन निकलकर गिर गया। उसने डायरी खोली और उसका ध्यान आखिरी पन्ने पर एक अनजान लिखावट पर गया। उसने पढ़ना शुरू किया। सुप्रिया, मुझे नहीं पता था कि इस एक सफ़र में मुझे मेरा हमसफ़र मिल जाएगा। सादगी से ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं, यह मैंने तुमसे सीखा है। गम में भी खुशियों के पल चुराकर हंस लेना, यह मैंने तुमसे सीखा है। किसी को भी चंद पलों में अपना बना लेना, यह मैंने तुमसे सीखा है। भले ही हमारी पहचान सिर्फ इन 5 दिनों की थी, लेकिन इन 5 दिनों में ही मैंने तुम्हें अच्छे से जान लिया है। इस ज़िंदगी में प्रॉब्लम की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है हर एक प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशन के साथ आता है। मुझे पता है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन इससे शादी का क्या लेना देना है। माँ न बन पाना शादी न करने का टैग थोड़ी ही है। जब एक लड़का लड़की एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या वो एक ही घर के होते हैं? नहीं ना। लेकिन शादी के बाद वो दोनों पति पत्नी बनते हैं और उनमें कितना अटूट रिश्ता बन जाता है। उसी तरह जिनके बच्चे नहीं होते तो क्या वो बच्चे गोद नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही सफ़र ख़त्म हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह साथ काफ़ी लंबा चलने वाला है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, बस अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। भले ही तुम्हारा जवाब ना हो या हाँ हो, प्लीज़ मुझे सामने से आकर बताना। तुम्हारे घर के पास वाले कैफ़े में कल ठीक शाम 6 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। समीर। सुप्रिया जल्दी से नीचे वाली सीट पर देखी, समीर वहाँ पर नहीं था। वो नीचे उतरकर तेज कदमों से स्टेशन के बाहर देखी, समीर कहीं भी नहीं दिख रहा था। वो अंदर आते ही विवान को उठाई। समीर जी कहाँ हैं विवान? सुप्रिया ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। अरे वो उज्जैन उतर गया है, कह रहा था कुछ काम है तो कल ही आएगा इंदौर, विवान ने कहा और चादर तान कर सो गया। सुप्रिया ने वहीं बैठे हुए डायरी के पन्ने को अपने होठों से चूम लिया। उसकी आंखों में अब बस समीर से मिलने की चमक थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़का इतनी बड़ी बात को एक्सेप्ट भी कर सकता है। स्मिता और सुरेश सुप्रिया को रिसीव करने इंदौर स्टेशन पर आए हुए थे। सुप्रिया अपना सामान लेते हुए सीधे कार में आ गई। सुप्रिया, हमें सीधे माँ के घर जाना होगा, वहाँ वकील आए हुए हैं, स्मिता ने कहा। जी, सुप्रिया ने कहा। सुरेश जी के साथ सब घर पर पहुँचे।
सुप्रिया जैसे ही अंदर जा रही थी कि तभी अमृता जी उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। ए लड़की, ध्यान से सुन ले मेरी बात। वकील के सामने ज़रा ठीक से रहना। उन्हें अगर तूने कुछ बताया ना तो। अमृता जी कह ही रही थी कि सुप्रिया ने रोक दिया। तो क्या ताना देंगी या फिर मेरा घर से बाहर जाना बंद करवा देंगी? वकील अंकल को मैंने ही बुलाया है। मुझे उनसे बात करनी है, इसलिए ज़रा साइड हटिए और मुझे उनसे बात करने दीजिए, सुप्रिया ने गुस्से से कहा। ये अचानक, यह मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती है? अमृता जी मन में ही सोचने लगीं। सुप्रिया अंदर आई और वकील के पास बैठते हुए बोली, अंकल सब तैयार है ना? हाँ बेटा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यह घर सुप्रिया के पिता का था, तो उनके जाने के बाद यह घर और ये प्रॉपर्टी सुप्रिया की है और इसलिए सुप्रिया ने यह डिसाइड किया है कि इस घर के 2 हिस्सों में बांटा जाए। एक हिस्सा रघुवेंद्र जी के परिवार को जाता है और बाकी का हिस्सा सुप्रिया अपने पास रखेगी। वकील ने डॉक्यूमेंट्स पढ़ के सुनाए जो कि सुप्रिया ने ही बनाने को कहा था। अमृता जी के साथ साथ सब हैरान रह गए। सुप्रिया के आत्मविश्वास को देखकर अमृता जी को समझ में आ गया था कि वो अब उस पर कोई भी हुक्म नहीं चला सकती हैं। स्मिता और श्रेयस जी तो सुप्रिया में ये बदलाव देखकर काफ़ी खुश थे। सुप्रिया अमृता जी के सामने आई और कही, मैं चाहती तो चाची जी आपको आपके पूरे परिवार के साथ इस घर से बेदखल कर सकती थी, लेकिन मेरे माँ बाप के संस्कार ऐसे नहीं थे, इसलिए मैं ऐसा पाप कभी कर ही नहीं सकती थी। आज से और अभी से मुझसे आपके सारे रिश्ते और नाते ख़त्म होते हैं। अब मैं किसी की भी हुकूमत नहीं सुनूंगी, क्योंकि किसी ने मुझे समझाया है कि ये ज़िंदगी मेरी है। देखा माँ, आप सब ने इतना अत्याचार किया सुप्रिया पर, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने ही पापा का घर में आप सबको जगह दी, स्मिता ने समझाते हुए कहा। सुप्रिया अपने बैग को एक कोने में रखी और अपने हिस्से वाले घर को ठीक वैसे ही सजाया जैसा कि उसकी माँ सजाया करती थी। आज खुद के लिए फैसला लेकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दिन बीत चुका था और अगले दिन की पहली किरण के साथ सुप्रिया मुस्कुराते हुए उठी। उसने खिड़की खोली और सामने से आती धूप को महसूस किया। फिर टेबल पर आई और अपने माँ पापा की फ़ोटो को देखकर हाथ जोड़े और मन में उनसे कहा, माँ पापा, आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला लेने जा रही हूँ और वो है मेरी शादी का। समीर जी बहुत अच्छे हैं, आज मैं भी कह दूँगी उनसे अपने दिल की बात। हिम्मत दीजिएगा मुझे। शाम होते ही सुप्रिया तैयार होने लगी। उसने सफ़ेद कलर का सूट डाला हुआ था जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दी से रिक्शा लेते हुए ठीक 6 बजे कैफ़े पहुंची जहां समीर ने आने के लिए कहा था। उसने बाहर एक फ्लावर शॉप से एक गुलाबों का गुलदस्ता लिया और सीधे अंदर चली गई। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाया, लेकिन समीर कहीं दिख ही नहीं रहा था। मुझे ढूंढ रही हो? पीछे से किसी ने सुप्रिया का कंधा थपथपाते हुए कहा। सुप्रिया पलटी और समीर को देखकर भावुक हो गई। उसकी सांसें इतनी तेज चलने लगीं कि मानो उसका दिल ही निकलकर बाहर आ जाएगा। समीर सुप्रिया के साथ कॉर्नर टेबल पर बैठा और 2 कॉफ़ी ऑर्डर किए। सुप्रिया, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती? मैं अनाथ हूँ, मैं आपकी जितनी हाईली क्वालिफाइड नहीं हूँ। यह सब जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? सुप्रिया ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। इसका जवाब तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। तुम बताओ, तुमने मुझ में क्या क्वालिटी देखी कि मेरे एक कहने पर यहाँ आ गई? समीर ने सुप्रिया के आंसू पोंछते हुए कहा। आपका मुझ पर विश्वास, आपका मुझसे प्यार, आपका सच्चा दिल जिसने मुझे लोगों पर फिर से भरोसा करना सिखाया। आई लव यू समीर, आई रियली लव यू। मैं भी आपके साथ अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, सुप्रिया ने गुलाब का गुलदस्ता समीर को देते हुए कहा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक पति के साथ एक दोस्त भी बनकर रहूँगा, समीर ने कहा तो सुप्रिया के आंसू और बह निकले। सुप्रिया उठी और समीर के गले से लग गई। समीर ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। समीर धीरे से उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, हम शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और मैंने तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है। तुम अच्छे से अपना एजुकेशन ख़त्म करो,
फिर तुम्हें जॉब करनी है तो जॉब करना, या फिर बिजनेस करना हो तो वो करना। बस खाना अपने हाथों का ही खिलाना, क्योंकि वो क्या है ना, तुम्हारे स्वादिष्ट खाने का टेस्ट जो लग गया है मुझे, वो तो आप नहीं भी कहते तो भी मैं करती। इस एक सफ़र ने मुझे एक ऐसा हमसफ़र दिला दिया जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। समीर जी को मुझसे मिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सुप्रिया ने समीर के गालों को चूमते हुए कहा। समीर और सुप्रिया के रिश्ते की प्यार की महक चारों तरफ बिखरने लगी थी। दिल दिल से मिल चुके थे और सांसों की गहराइयों में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा हमेशा के लिए उतर चुका था।